वक्त की बहती दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, कि वक्त की बहती दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं तो लड़ते लड़ते हारो तुम। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दी फाइट विथ गोल। मैं आपका स्वागत करता हूं दी फाइट विथ गोल की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस। तो सबसे पहले जान लेते हैं टाइम और टेंस क्या होता है। देखो, टेंस क्या होती है ना कि एक ये क्रिया की रूप होती है जिसमें कि पता चलता है हमको कि कार्य किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। बट टाइम टाइम एक ये फिक्स है, एक पीरियड है टाइम। बट टेंस एक पीरियड नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर एग्जाम्पल ले तो राम जा रहा है, राम जा रहा था, राम जा रहा होगा। इन तीनों सेंटेंसों में राम जा रहा है ये प्रेजेंट बता रहा है, राम जा रहा था ये पास्ट बता रहा है, और राम जा रहा होगा ये क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है। इन तीनों में टाइम तो बताई जा रही है, पर अलग अलग सिचुएशंस की टाइम बताई जा रही है। पहले में सिचुएशन ये है कि राम जा रहा है, वो प्रेजेंट की सिचुएशन बताई जा रही है कि हाँ अभी जा रहा है। यानी जो टेंस है वो टाइम प्लस वर्किंग की जो सिचुएशन है कि वर्किंग किस कंडीशन में हो, पास्ट में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। यानी टेंस वह है जो कि यह बताता है कि कार्य किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। अब बात करते हैं टेंस के पार्ट की। तो टेंस को 3 पार्टों में बांट दिया गया है। पहले को बोला जाता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हिंदी इसका मतलब होता है वर्तमान काल। उसके बाद पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। ये होती हैं, ठीक। अब देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हो गई। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक के 4-4, जैसे प्रेजेंट के 4 होंगे, पास्ट के 4 होंगे और फ्यूचर के 4 होंगे, ये तो पता ही होगा। प्रेजेंट के 4-4, पास्ट के 4-4 और फ्यूचर के 4-4, तो सब मिला करके 12 टाइप्स के टेंस होते हैं। 12 टाइप ऑफ टेंस। पहले को बोला जाता है, पार्ट्स की अगर बात करें एक का एक ही, तो पहले में आता है इंडेफिनिट, दूसरे में आता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरे में आता है परफेक्ट, चौथे में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आता है। अब देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट होगी, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम वैसे भी इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और सेम ये सब वैसे ही हो जाएगा। यानी देखो, 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके मिला करके 12 होते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा टेंस को साइड में रख के एक चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में, क्योंकि आगे काम करेगा जब पढ़ेंगे। पर्सन, पर्सन कितने होते हैं? 3। मतलब पर्सन के टाइप्स कितने होते हैं? 3। फर्स्ट में आता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी और इट। ये आता है थर्ड पर्सन में, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, जैसे कुछ वर्ब्स की बात कर लेते हैं जो कि समझ में आए कि आगे वर्ब्स।
वर्ब्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जैसे आर, इज, आर, एम, उसके बाद हैज, हैव, हैड। टेंस में नॉर्मली इतनी ही वर्ब आते हैं, और विल या शैल। अब इसका बताने का मतलब मैंने अभी इसको क्यों बताया, तो इसका एक मतलब है। अगर आपने कभी ना कभी तो टेंस पढ़ा ही होगा, स्कूल में या कहीं पढ़ी होगी, तो इसका बताने का एक मतलब है कि अगर हमको पहले ही पता चल जाए कि सिंगुलर कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी प्लूरल होती हैं, तो हम चीज़ों को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे अब पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हो गए। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये होते हैं। अब बात कर लेंगे थोड़ा सिंगुलर और प्लूरल की, कि कौन कौन से पर्सन में कौन कौन से पर्सन सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से पर्सन प्लूरल होते हैं। देखो जैसे ही, सी और इट, ही, सी, इट, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, ये क्या होते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक, अब थोड़ी सी प्लूरल की बात कर ले रहे हैं। प्लूरल में देखो क्या आएगा, इन तीनों को छोड़ करके आई, वी, उसके बाद दे, उसके बाद यू, ये किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। ठीक है, ये प्लूरल में आ जाएगी। अब देखो ही, सी, इट सिंगुलर में और सिंगुलर नेम, आई, वी, यू, दे प्लूरल में और प्लूरल नेम आता है। अब थोड़ा सा वर्ब में देख लेते हैं कौन सी वर्ब सिंगुलर है और कौन सी वर्ब प्लूरल है। तो याद रखना, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है और वाज सिंगुलर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आई एक स्पेसिफिक वर्ब को लेती है जिसको बोलते हैं एम। तो क्या होगा, स्पेसिफिक वर्ब एम। ठीक है, ये हो जाएगी तुम्हारी एम, एक स्पेसिफिक वर्ब जो कि क्या सिर्फ किसको लेती है, एम को लेती है। और उसके बाद वो भी किस में, कंटिन्यूअस में, बाकी छोड़ दो। वी, दे, यू और आई, इन सब के साथ प्लूरल लगती है। और प्लूरल वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो इज का प्लूरल आर, हैज का प्लूरल हैव, और वर का, वाज का प्लूरल वर, ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, जैसे ये सिंगुलर है तो इनके साथ यही लग सकता है तीनों। किसी भी टेंस अभी नहीं बता रहा हूँ कि इनके साथ क्या क्या लग सकता है। तो इज लग सकता है, हैज लग सकता है, वाज लग सकता है। ठीक, इसमें आ जाओ थोड़ा सा, आई, वी, दे, यू, इनके साथ आई के साथ बस एम लगेगा कंटिन्यूअस में, छोड़ दो कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट उसको भूल जाओ थोड़ा सा। अब वी, आई, उसके बाद दे और यू, इन सब के साथ आर, हैव और वर, ये लगेगा हमेशा। अब वो टेंस पे डिपेंड करता है कि टेंस कौन सा है। ठीक, इतनी समझ में आ गई। ठीक, अब पढ़ते हैं टेंस के टाइप्स। कितने पढ़ते हैं टेंस, क्या पढ़ते हैं टेंस के टाइप। पहले टेंस में क्या हम पढ़ लेते हैं, मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या पहला टेंस टाइप्स क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहचान क्या होती है, तो हिंदी वाली पहचान होती है कि लास्ट में, हिंदी वाली पहचान देखो, हिंदी वाली पहचान क्या होगी कि लास्ट में ता, ते, ती और प्लस प्रेजेंट है तो है लगेगा, है हूँ। ठीक है, और हो ये लगेगा, हैं, हूँ या हो ये लगेगा। ये तो नॉर्मल बात है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लिश वाली पहचान। इंग्लिश वाली पहचान में क्या होता है, इंग्लिश वाली पहचान में क्या होती है, तो देखो इंग्लिश वाली पहचान में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो हिंदी में राम अपने घर गया, राम
अपने घर जाता है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है, और वह अपना काम स्वयं करता है। अब थोड़ा सा बताओ, अगर थोड़ा सा सोचें कि इसमें कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा नहीं है, तो ध्यान दो, हमने अभी क्या बताया कि हिंदी वाली अगर सेंटेंस आ रही है तो उसमें लास्ट में या क्रिया की लास्ट में, क्रिया का जो लास्ट अक्षर होगा उसमें क्या आता होगा, ता है, ती है, ते हैं, ये आता होगा। तो देखो पहले वाले को देखते हैं, राम अपने घर गया, ये हो गया ख़त्म। क्या इसमें कहीं ता ते ती आया है? आया है कहीं? नहीं आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। दूसरा, राम अपने घर जाता है, राम अपने घर जाता है, लास्ट में देखो जा और ता है, क्या आया है? ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा कि नहीं होगा? जब लास्ट में ता आ रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब दूसरा देखो, मैं सो रहा हूँ, ये बताओ मैं सो रहा हूँ, कहीं पे इसके बाद ये हो गया सोना, उसके बाद कहीं पे ताती आई है? नहीं आई है, तो ये नहीं होगा। वह अपना काम स्वयं करता है, देखो स्वयं और करता है ये आया है, तो ये क्या हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ी सी इंग्लिश वाली पहचान ले लेते हैं। इंग्लिश वाली पहचान में क्या होगा, देखो इंग्लिश वाली पहचान में क्या होगा, दे लेते हैं, दे आर गोइंग टू मार्केट। दूसरी, दे प्ले क्रिकेट। तीसरा, राम गोज टू स्कूल डेली। ये देखो इसमें क्या है, दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। हमने इंग्लिश वाली पहचान क्या बताई है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस या एस लगा है। दे क्या है? प्लूरल, नहीं लगेगा। पहले तो दे प्लूरल है तो यहाँ पे ये वाली खत्म। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। अब बताओ, दे आर, पहले ही आर आ गया है, मैंने इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब की बात नहीं करी है, तो दे आर गोइंग टू मार्केट ये सेंटेंस गलत है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। दूसरा बात करते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। मैंने क्या बोला है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस नहीं लगेगा। दे क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल? तो दे प्लूरल है। अब बात करते हैं, प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, और प्ले की फर्स्ट फॉर्म भी प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। तो अभी क्या बताया मैंने कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस नहीं लगेगा। क्या ये प्ले है तो इसमें एस या एस कहीं लगा है? नहीं लगा है। आगे क्रिकेट, जब एस या एस नहीं लगा है तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा भाई? तो ये वाली सेंटेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वाली सेंटेंस मार्क कर लो, ये वाली सेंटेंस क्या हो जाएगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नीचे थोड़ा सा बात करते हैं, नीचे क्या कह रहा है कि राम गोज टू स्कूल। देखो राम गोज टू स्कूल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस या एस लगेगा। तो राम, वर्ब की फर्स्ट, गो का फर्स्ट होता है गो, और इसमें अगर एस या एस लगा है, गोज टू स्कूल तो गोज टू स्कूल, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी अगर हम एक बात कहें, टेंस को पहचानना है, कोई भी टेंस हो अगर उसको पहचानना है तो उसकी दो चीज़ें देखो। पहली चीज़ सब्जेक्ट और दूसरी चीज़ हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट देख लो और हेल्पिंग वर्ब देख लो। अब कैसे? मान लो हम सब्जेक्ट भी नहीं देखते, बस हेल्पिंग वर्ब देख लो, हेल्पिंग वर्ब देख लो क्या है। बात समझ में आ गई? अब जब हम पढ़ेंगे ना सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वो बहुत आगे है, तब उसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों देखी जाती है। नॉर्मली ये भी याद रखो, हेल्पिंग वर्ब बस देख लो। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, देख लो एक बार और। ठीक, कोई दिक्कत? इतना हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अब थोड़ा स्ट्रक्चरल और रूलर बेस पे पढ़ते हैं।
देखो, अगर इसका हम रूल की बात करें, रूल इसकी बात करें तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सबको पता ही होगा, में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इतना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगल है यानी सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगेगा। अब वो कब लगेगा तो आपको पता होगा, वावल्स कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वावल्स कितने होते हैं, 5। वावल्स कितने होते हैं, 5, तो इतने हो गए। अगर वर्ब के लास्ट में अगर इन सब में से कोई एक आ जाता है, जैसे गो, वो आ गया, ठीक है, कम, ये आ गया, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट और वर्ब के लास्ट में ये सब आ जाता है तो उनके साथ क्या लग जाता है, गो प्लस ई एस, तो क्या हो जाएगा, गोज। डू प्लस ई एस तो क्या हो जाएगा, डज। यहाँ पे डज, डज के साथ नॉट नहीं लगेगा, याद रखना, डज ये वर्ब की फॉर्म है। कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम डज दिस वर्क, राम अपना काम करता है, सॉरी, राम इस कार्य को करता है। इसका बना देते हैं कि राम अपना काम करता है, तो राम डज हिज वर्क, राम अपना काम करता है। दूसरा एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। बताओ इसमें सही कौन सा है। देखो फिर से वही बात, दे आर तो कभी लगेगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या येस लगा होगा तो सही है, अगर नहीं लगा होगा तो बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, वही होगा। कभी इसमें हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं है, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर, ये कभी नहीं आती, ठीक है। तो दे आर ना हो करके यहाँ पे दे प्ले फुटबॉल, तो ये वाला सेंटेंस सही है और ये वाला सेंटेंस गलत है। इतना समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब देखो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक हिंदी थोड़ा सा देख लेना, इधर उधर हो जाएगी। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य देख लेना, ठीक, हिंदी। बाकी निगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच कंटेन नॉट या कंटेन नेगेटिव सेंस, एक ऐसा सेंटेंस जो कि नेगेटिव सेंस देता है, वो क्या कहलाती है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, राम डज नॉट डू दिस वर्क, राम इस कार्य को नहीं करता है। दे आर नॉट प्ले, दे आर वेरी बैड, इसमें देखो दे आर वेरी बैड, इसमें कहीं निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड ही नहीं लगा है तो नहीं होगा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो निगेटिव सेंटेंस में ना आएगा, इतना तो याद रखो, या नहीं लगी होगी हिंदी वाले में, ठीक, और इंग्लिश वाले में तो पता ही होगा, बस एक चीज़ नॉट लगा होगा, ठीक है। क्या लगा होगा, नॉट लगा होगा। और एक याद रखना, अगर नेवर लगा है, अगर किसी सेंटेंस में नेवर लगा है तो उस सेंटेंस में नॉट कभी नहीं लगता है। अगर किसी सेंटेंस में नेवर लगा है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो नेवर भी ना निगेटिव सेंस देता है। कैसे, जैसे मैं कभी नहीं घर जाऊँगा,
मैं कभी नहीं खाना खाऊंगा। तो तुमको लग रहा है कि निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि थोड़ा सा निगेटिव सेंस दे रहा है, बट जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें निगेटिव जो वर्ड होता है नॉट, उसका यूज न करके हम नेवर का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जब इसका नेगेटिव रूल यूज करते हैं तो देखो क्या होगी। नेगेटिव रूल इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये होता है नेगेटिव रूल इसका। डू या डज थोड़ा सा ध्यान दो, डू और डज दो, जो थोड़ा सा बड़ा लिखा है और जो थोड़ा सा छोटा लिखा है, याद करने का याद रखो। या ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ऐसे भी नॉर्मली याद कर सकते हो। डज किसके साथ आएगा? सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ, ठीक है। और डू किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ। अब प्लूरल में कौन आता है? प्लूरल में आता है आई, वी, दे, यू। और सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, दे का मतलब होता है वे लोग, और यू का मतलब होता है तुम। क्या होता है? यू का मतलब तुम, ठीक है। अब देखो, ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब वह, और इट का मतलब यह। जो ही का मतलब वह है वो मेल डोमिनेशन के लिए है, और जो सी का मतलब वह है वो फीमेल डोमिनेशन के लिए। डोमिनेशन का मतलब फीमेल के लिए आएगा और मेल के लिए आएगा। और इट का मतलब यह, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए ये आता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम, 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 राम अपने माता पिता की बात, हिंदी थोड़ी इधर उधर हो जाए तो देख लेना भाई। राम अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। देखो, पहले हिंदी अगर बात करें हिंदी वाली में तो नहीं आया है, तो ये होगा। जब इसका हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो अब देखो, राम अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं। याद रखना सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं सेंटेंस में होता क्या है। जो किसी कार्य को करता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम अपने माता पिता का बात नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? राम। कौन नहीं मानता है? राम। अगर यहाँ पे कौन लगा दें तो पता चलता है सब्जेक्ट। बट अगर इंग्लिश वाली में पता करें कि इंग्लिश वाली में सब्जेक्ट कैसे है, तो याद रखना इंग्लिश वाली में हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। जैसे प्ले, यहाँ पे प्ले मेन वर्ब की तरह भी कार्य कर रहा है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य कर रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, ना ही सिंगुलर के साथ। तो प्ले क्या है? मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य कर रहा है। तो जो प्ले है वो क्या, प्ले के बाद जो वर्ड आता है वो, प्ले के पहले जो सेंटेंस आता है वो हो जाएगी क्या? सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट के बाद जो आती है वो होती है वर्ब। क्या होती है? वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आती है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। सेम उसी प्रकार जब इसका इंग्लिश बनाएंगे तो अभी बता रहा हूँ, देखो हो गया। और बात करते हैं डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ड जो कि ये बताता है कि कार्य हो रही है। जैसे राम अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? तो बात नहीं मानने की, यानी बात मानने की कार्य हो रहा है। नहीं को हटा दे तो बात मानने का कार्य हो रहा है, ठीक। या जो वर्ब है उसका एक नॉर्मली बोल सकते हैं कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड इंग्लिश में, बट हिंदी में वर्ब के अंत में ना लगा होगा, नी लगी होगी, नी लगी होगी। जैसे खाना, पीना, जाना, सोना, ये क्या आती है? वर्ब होती हैं, ठीक है। देखो हो गया ये। अब बात कर लेंगे थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव जिस
वर्ड पे पड़ता है, वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव जिस वर्ड पे पड़ता है वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाती है। देखो इसका इंग्लिश में अब थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं। राम अपने माता पिता की बात नहीं मानता है, राम। अब राम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है। जब राम सिंगुलर है तो बताओ डू लगेगा कि डज, तो लगेगा डज, तो राम डज। ठीक है, यहाँ पे नॉट ऐड कर लेना, गलती से भूल गया हूँ, नॉट नॉट। ठीक है, यहाँ पे नॉट, इतनी बात समझ में, डू या डज नॉट, तो राम डज। अब इसके साथ लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा, नॉट। और बात मानना का क्या होता है, ओबे, OBEY, ओबे अपने माता पिता की, हिज पेरेंट्स। ठीक है, ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखो राम डज नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, राम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी, डज नॉट क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, ओबे क्या हो जाएगी, वर्ब, और हिज पेरेंट्स ये अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, याद रखना। हो गया, ये इसको कम्प्लीमेंट बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले कौन आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, या बोल सकते हो तुम कम्प्लीमेंट। अगर अब थोड़ा सा ना तीनों सेंटेंस को पहचानना है, इसमें बताना सही कौन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दे डू नॉट प्लेस क्रिकेट, राम डज नॉट नेवर गो टू स्कूल। ठीक है, और सीता डज नॉट वर्शिप डेली। उसके बाद और ले लेते हैं एक सेंटेंस, आई डज नॉट स्टडी बाई हर्ट्स। ठीक है, बाई हर्ट। देखो इस सेंटेंस में पहले वाला सेंटेंस को पढ़ते हैं। पहले वाले सेंटेंस में दे डू नॉट प्लेस क्रिकेट, दे सही है, डू नॉट भी सही है, क्योंकि डू नॉट दे के साथ लगेगा, दे प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब, प्लेज क्रिकेट। अब थोड़ा सा ध्यान रखो, प्लेज कब लगता है भाई, प्लेज तो लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में, बट यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो प्लेज नहीं होगा, ये गलत है यहाँ पे, तो इसके कारण ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। बात समझ में आई। दूसरा देखो, राम डज नॉट नेवर गो टू स्कूल। अभी बताया कि जब डज नॉट आ गई या नॉट आ गया तो नेवर कभी नहीं आता, जिसके कारण ये सेंटेंस पूरा गलत। तीसरा, सीता डज नॉट वर्शिप डेली, सीता सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगी है, डज नॉट वर्शिप डेली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो गई, ऑलरेडी सही हो गई। दूसरा देखो, आई डज नॉट स्टडी बाई हार्ट्स, मैं आई डज नॉट स्टडी बाई हार्ट, मैं मन से नहीं पढ़ता हूँ। अब देखो आई, तुमको लग रहा है आई मैं, यानी सिंगुलर बता रहा है, बट आई हमेशा क्या होती है, प्लूरल, जिसके साथ डज नॉट लगा है। अब थोड़ा याद करो कि डज नॉट किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ केवल, बट यहाँ पे लगा है, और आई क्या है, प्लूरल, तो आई डज नॉट स्टडी बाई हार्ट, तो आई के साथ लगेगा प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लगनी चाहिए थी डू नॉट, लेकिन लग गया है डज नॉट, जिसके कारण ये सेंटेंस पूरा गड़बड़ी गलत हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, इतना तो समझ में आ रहा है। अब देखो, अब पढ़ते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। किसके सेंटेंस को, इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसमें टाइम क्यों लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि ये शुरुआत है और इसमें बहुत सी चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या क्या आता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी सेंटेंस की? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। कई लोग इसको इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं और इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? तो ऐसा वाक्य जिसके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं। अ सेंटेंस विच इज यूज फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनीबॉडी, या सेंटेंस विच इज एक्सप्रेस क्वेश्चंस वर्ड, ठीक है, जो क्वेश्चंस वर्ड को एक्सप्रेस करती हो, ठीक है, वो कहलाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम सोते हो, तो ये क्या सब हो जाएगी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि देखो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो इस सेंटेंस में देखो तुम कहाँ रहते हो, ये पूछा जा रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है? तो तुम कहाँ रहते हो, तो इस वाले में वेयर क्या है? जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो इस वाले में क्या है? कहाँ है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वेयर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव की टाइप्स के बारे में। इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स की होती है। पहले को बोलते हैं इंट्रोगेटिव, पहले टाइप्स को बोलते हैं WH टाइप, और दूसरे को बोलते हैं यस नो टाइप। दूसरे को क्या बोलते हैं? यस नो टाइप। क्लियर करते जाओ, थोड़ा इस सेंटेंस भी क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है? अ सेंटेंस विच इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू एनीबॉडी इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये 2 प्रकार का होता है, पहला WH टाइप और दूसरा यस नो टाइप, ठीक है। अब पढ़ते हैं WH टाइप। व्हाट इज WH टाइप और व्हाट इज यस नो टाइप? when we reply या when we answer any questions in yes or no, याद रखना, when we answer any question in yes or no, yes or no, यानी हम आंसर या रिप्लाई किस में दे रहे हैं? यस या नो में, ठीक। तो उस सेंटेंस को बोलेंगे यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वाई? अगर इसको पढ़े WH टाइप सेंटेंस, तो अ सेंटेंस, अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच आंसर या रिप्लाई कैन नॉट बी गिवन इन ओनली 1 वर्ड्स यस और नो। मतलब हम केवल एक शब्द यस या नो में ऐसे सेंटेंस का जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इसमें क्या बताओगे? यस या नो? कि मेरा नाम यस है, मेरा नाम नो है ना। लेकिन अगर तुमसे ये कोई पूछे कि क्या तुमने खाना खाया, तो तुम क्या कहोगे? हाँ, अगर खाया है तो, अगर नहीं खाया है तो नहीं। क्या तुम पानी पीना चाहते हो, यानी अगर तुम्हारा मन करेगा कि हाँ पी लूँ तो पी लो, यानी आंसर दोगे हाँ, ठीक। दूसरा, व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा, ठीक है, बाबू ने खाना खाया, तो तुम कहोगे हाँ, अगर नहीं खाया तो ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगी यस नो टाइप। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं WH टाइप्स। WH टाइप्स में आएगा तुम कहाँ रहते हो, तो ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, कोई पूछता है तो तुम कहोगे यस, ये रिप्लाई सूट कर रहा है, नहीं ना, तो ये हो जाएगा WH टाइप। अब याद रखना थोड़ा सा, यस नो टाइप्स में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखी जाती है। इंग्लिश वाली कैसे पहचानेंगे? हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखी जाती है? पहले लिखी जाती है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट होता है।
क्या होता है, सब्जेक्ट। और हिंदी में कैसा होगा, तो पहले ही क्या लगा होगा, पहले ही क्या लगा होगा, ठीक है, उस सेंटेंस में पहले ही क्या लगा होगा। इसमें बात करते हैं WH टाइप में। इसमें ना पहले WH वर्ड होता है, WH वर्ड होता है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद क्या होती है, सब्जेक्ट होती है। कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इंग्लिश वाली एग्जाम्पल, हिंदी वाली एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूँ। जैसे वेयर आर यू, सेंटेंस समझा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव ना समझा रहा हूँ, अभी याद रखना। वेयर आर यू गोइंग, और लास्ट में इसको लगा देते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो इसका तुम जवाब दोगे कि यस ना। अगर तुमसे ये कोई पूछता कि आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो तुम कहोगे हाँ या ना, तो ये हो जाएगी। तो देख लो थोड़ा सा, यस या नो टाइप्स में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो आर क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद ये सब्जेक्ट, पहचानने का तरीका, ठीक। लेकिन यस या नो टाइप्स में तो ये हो गया। WH टाइप्स में क्या होगा, तो WH वर्ड हमेशा आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। बात समझ में आ गई। अब याद रखना WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो पहला है वाट, उसके बाद वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, हाउ मच, और इसका भाई हाउ मेनी, विच, हु, whom, whose। ये क्या होता है, सब इंट्रोगेटिव WH वर्ड होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। तुम लोग सोचोगे कि हमारे सर तो एकदम 10 मिनट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ख़त्म, मैं भी कर सकता हूँ, बट हमको सिखाना है, हमको बताना है। ऐसे ख़त्म करते करते तो अब तक ये हाल हुआ है ना, तो हमको बताना है, हमको सिखाना है, और एक एक चीज़ों को बताना है कि हाँ कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए ना घबराएं, थोड़ा धैर्य रखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, अगर ना WH हो गया, WH टाइप अगर आ गया, और दूसरा यस नो टाइप अगर आ गई, यस नो टाइप आ गया, अगर यस नो टाइप आ गया, तो इस वाले में क्या होगा, रूल इसका हो जाता है, इसका क्या हो जाता है रूल, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से पहले क्या क्या लगेगा, याद रखो, हेल्पिंग वर्ब और प्लस WH वर्ड। बात समझ में आ रही है ना, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगी, इसमें पहले ही हेल्पिंग लगेगी और उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब रूल देख दो, रूल देख लो थोड़ा सा। रूल में WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब बार बार बोल रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें लगेगी, डू या डज, डू या डज, डू या डज, डू या डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया इसका रूल। क्या हो गया, ये हो गया इसका रूल। इतना समझ में आ रहा है, ये हो गया रूल। WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं पहले। देखो वेयर
डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ये पूछा जाता है ना, तुम कहाँ रहते हो, तो ये हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी कैसा, तो WH टाइप्स। अब बात कर लेते हैं यस नो टाइप्स की। यस नो टाइप, यस नो टाइप्स में क्या होता है, यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब पहले, उसके बाद सब्जेक्ट। हिंदी में पहले ही क्या रहेगा, पहले ही क्या रहेगा हिंदी में, ठीक है। जैसे क्या वह घर जाता है, इसका रूल देख लो पहले। रूल क्या होती है, इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, डू या डज, ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आती है इसमें। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल, हिंदी वाली पहले एग्जाम्पल ले लो। क्या तुम खाना खाते हो, और सब में क्वेश्चन मार्क लगा देना भाई इसमें आगे, ठीक है। अब देखो, क्या तुम खाना खाते हो, तो पहले ही क्या आ गया है, बट इस वाले की हिंदी थोड़ा देख लो। इस वाले की हिंदी होगा तुम कहाँ रहते हो। तो देखो इसमें ना जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ही आ गया है। तो जब पहले आएगा तो यस नो टाइप, जब बीच में आएगा तो WH टाइप। तो क्या तुम खाना खाते हो, तो जब, अब देखो डू या डज किसके साथ लगेगा, ये तो पता हो गया। तो तुम क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ लगेगा डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो डू यू। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, तो ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो फूड। बात समझ में आ गई। एक यहाँ पे ईट क्या हो जाएगा, वर्ब, और फूड क्या हो जाएगी, नाउन। कोई दिक्कत और परेशानी, इतना बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है ना कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव आ जाती है, यानी नॉट लग जाता है। कभी कभी ये होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ नॉट लग जाता है, ठीक। देखो जैसे डू यू नॉट नो हर, क्या तुम उसको नहीं जानते हो, इसका हिंदी होगा क्या तुम उसको नहीं जानते हो। डू यू नॉट नो हर, क्या तुम उसको नहीं जानते हो। तो क्या पहले आ गई और नहीं भी आ गया, तो ये होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें कि इंट्रोगेटिव भी आ जाए और निगेटिव भी आ जाए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आई होगी। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि शुरुआत है अभी, ठीक। अगर यहीं पे हम गधे को घोड़े की रेस में दौड़ा दे तो गधा पीछे हो जाएगा, बट अगर तैयारी के साथ थोड़ा दौड़ाए ना तो वो भी उसका मुकाबला कर लेगा। तो इसलिए ये टाइम लगा, बट जब दूसरा इसका सेशन लाएंगे कंटिन्यूअस का, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब टाइम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले से पढ़ चुका है कि कौन सी सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन से सब्जेक्ट प्लूरल है, और कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है और कौन नहीं है। इंट्रोगेटिव क्या होती है, निगेटिव क्या होती है, और इंट्रोगेटिव कितने टाइप्स की होती है, और निगेटिव में क्या क्या लगता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।